दिनेश प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किसी पहचान के मोहताज नहीं है, कृषि की बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के अंदर संभाल रहे हैं। और दिनेश जी, चूंकि ये हेल्थ कॉन्क्लेव है, इसलिए पहला सवाल मेरा कृषि के हेल्थ से जुड़ा हुआ ये है। किसानों का स्वास्थ्य अगर बेहतर है तो कृषि का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, कृषि का स्वास्थ्य बेहतर होगा तो प्रदेश का विकास भी बेहतर होगा। तो किसानों का स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश में कैसा है? किसानों की फसलों को लेकर, किसानों के इक्विपमेंट्स को लेकर, किसानों की जो मेहनत है उसको कितना फल उस मेहनत का मिल पा रहा है? पहला सवाल आपसे सर। सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी को, अजीत जी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं हेल्थ कॉन्क्लेव की सफलता के लिए। और ऐसा उन्होंने आयोजन किया जो लीक से हटके, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इसके लिए भी बधाई देता हूं कि हेल्थ कॉन्क्लेव में उन्होंने भिंडी को भी शामिल किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उद्यान विभाग को भी शामिल किया। आपने सॉइल हेल्थ की बात की। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश और देश के ओवरऑल हेल्थ की चिंता करते हैं, चाहे वो भारत और उत्तर प्रदेश की पावन माटी हो और चाहे हम इस देश के नागरिक हों, सबके स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। पहला देश होगा, पहला प्रदेश होगा जहां सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। हर किसान को पता होना चाहिए कि हमारे खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और कौन से पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, और हम उन पोषक तत्वों को मिट्टी में कैसे बढ़ा सकते हैं। यह प्रयास भी हमारी डबल इंजन की सरकारों का हो रहा है। तो मुझे खुशी है कि हमारी सरकारें ओवरऑल राज्य के हेल्थ के बारे में मिट्टी से लेकर के और नागरिकों तक के हेल्थ की, पशुओं तक की हेल्थ की पूरी चिंता के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, लेकिन किसानों से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे कर लेते हैं। जब किसानों की बात की जाती है, मंडी की बात की जाती है, मंडी में जब हम जाते हैं, किसान जाते हैं, अपनी फसल लेकर जाते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके की सुविधाएं चाहिए होती है। चाहे वो मंडी में जब वो जाते हैं तो उनको रहने के लिए पानी की सुविधा, कहीं विश्राम स्थल की सुविधाएं होती हैं। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में इन सब चीज़ों का विकास मंडी में कर रहे हैं? देखिए, राज्य की सरकारें किसान को भगवान के रूप में मानती हैं। जैसा आदरणीय मेंकेश्वर शरण सिंह ने अभी कहा कि हम चिकित्सकों को इस धरती का दूसरा भगवान मानते हैं, वैसे अगर तीसरा भगवान कोई होगा तो हम देश के किसान, राज्य के किसानों को मानते हैं। उनका सम्मान मंडी में हो, राज्य सरकार के हर संस्थानों में हो, इसका प्रयास है। और मंडी के भीतर जितनी अच्छी मंडियां हैं, जिनके पास स्पेस है, हर जगह किसान विश्राम कक्ष बने हैं, किसान विश्राम गृह बने हैं। और अभी नया उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर राज्य के मंडी में एक किसान स्वागत कक्ष का भी निर्माण कराया कि अगर किसान मंडी के भीतर अपनी उपज लेके जाता है तो उसे पहले स्वागत कक्ष में, उसी तरह जैसे हम 5 सितारा होटल में जाते हैं तो हमको स्वागत कक्ष मिलता है, वैसे मंडी में किसानों के स्वागत कक्ष का इंतजाम हो गया है। वहाँ पर पानी, गुड़, चाय, पंखा, सोफा आदि आदि की व्यवस्था हो गई है। उसे महसूस होगा कि ये मंडी हमारी है। ऐसी व्यवस्था हमारे राज्य की सरकार ने किसानों के लिए मंडी के भीतर की है। इसके साथ ही मंडी में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए गए। हम बड़ी तेजी से मंडी में अवस्थापना सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। जैसे हम कोल्ड रूम बना रहे हैं, प्रत्येक मंडी में कोल्ड रूम है। कोल्ड स्टोर और कोल्ड रूम में बेसिक अंतर में यहाँ पर अपने जो लोग बैठे हैं और आपके माध्यम से राज्य के लोगों को बताना चाहते हैं। कोल्ड स्टोर का मतलब सब कोई जानता है, लेकिन कोल्ड स्टोर अगर एक बार हम भर देते हैं तो फिर 6 महीने तक बंद रखते हैं, उसे खोल नहीं सकते हैं। लेकिन कोल्ड रूम जो होता है, घर की फ्रिज की तरह रोज खोलो रोज बंद करो, ऐसा कोल्ड रूम हम बना रहे हैं कि अगर मंडी में कोई किसान और व्यापारी अपना पेरिसेबल उपज लेकर के आता है जो जल्दी खराब होने, अब मान लो टमाटर कोई 5 कुंतल लेके आता है, तो मंडी में एक दिन 1 कुंतल बिका और 4 दिन तक 4 कुंतल रखा रहेगा तो आखिरी कुंतल की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगी। इसलिए हम कोल्ड रूम बना के दे रहे हैं
कि आप 5 कुंतल लाइए, कोल्ड रूम में रखिए और रोज 1 कुंतल निकालिए, आखिरी कुंतल का भी वैल्यू कभी डिप्रिसिएट नहीं होगी, जो पहले कुंतल के मिलेगा वही अंतिम कुंतल का मिलेगा। तो हमने यह व्यवस्था भी मंडी के भीतर की है। मंडी के माध्यम से राज्य के जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से मैंने राज्यसभा, लोकसभा, सदस्य विधान परिषद और सदस्य विधानसभाओं को मिलाकर के केवल 35 जनप्रतिनिधि बचे हैं जिनकी अनुशंसा पर कोई सेवा मंडी नहीं कर पाई है। अदरवाइज सारे जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्री से लेकर के माननीय विधायकों तक, सांसदों तक, सबकी अनुशंसा पर हमने उनके क्षेत्रों में किसानों की सुविधा के लिए सड़कें बनवा दी हैं। और वो सड़कें जो इससे पहले कभी नहीं बनी, हम हाट मिक्स प्लांट से सुंदर सड़क बना रहे हैं, गुणवत्तापरक सड़क बना रहे हैं उन किसानों के लिए जो किसान हमारे अन्नदाता हैं। तो मंडी उत्तरोत्तर राज्य के किसानों के हित के लिए प्रयास कर रही है और आज की तारीख में काफी ऊंचाइयों पर हम हैं। दिनेश जी, जब भी हम राहुल गांधी की चर्चा करते हैं, सोनिया गांधी की चर्चा करते हैं, तो सभी पत्रकारों को लखनऊ में याद आता है तो आपका नाम कि चलते हैं, रिएक्शन वहीं से लेते हैं। एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने किया, उसपे उन्होंने साफ तरीके से लिखा, पैसा पॉलिसी प्रीमियम आपका और फायदा सुविधा सारी चीजें अडानी की। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी का ट्वीट है, राहुल गांधी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है, तो जाहिर सी बात है इसका रिएक्शन तो आप ही से लेना होगा। मुझे नहीं लगता कि श्री राहुल गांधी जी एलओपी का मतलब भी समझ पाए होंगे अब तक। सांसद होने का मतलब तो आज तक नहीं समझ पाए। इसका तो मैं आपको स्पष्ट उदाहरण दे सकता हूं। कोई सांसद ऐसा नहीं होगा जो अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को लोकसभा में उठा करके निराकरण करा करके अपने क्षेत्र की जनता को संदेश न देना चाहता हो। लेकिन इतिहास साक्षी है, अमेठी के सांसद के रूप में भी उन्होंने सेवा की, रायबरेली के सांसद के रूप में कर रहे हैं। आज तक अपने संसदीय क्षेत्र का एक भी सवाल लोकसभा में न उठाने वाला सांसद बीमा के बारे में कुछ जानता है, ये मुझे मजाक से अधिक कुछ नहीं लगता है। उनको सोते दागते अडानी दिखते हैं, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि अपने दायित्वों का निर्वहन न कर पाने वाला जनप्रतिनिधि वो जब ऐसी दिशा में जाता है जहां वो कुछ भी नहीं समझ सकता है, तो मैं समझता हूं राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि हम आलू से सोना बना लेते हैं, अब वही बनाएं, इसके अलावा वो देशवासियों को कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहां जहां उनकी पीढ़ियों ने राज किया या सांसद रहे, राजनीति किया, वहां कहते हैं कि यहां पर तो कोई आदिवासी मुझे नहीं दिखता है। आप मुझे बताओ, क्या समाज ऐसे बनेगा? उनको फॉरवर्ड ने, बैकवर्ड ने, शेड्यूल कास्ट ने, सबने वोट दिया। उनको नहीं कहते हैं कि वो हैं या नहीं हैं। जो कभी वोटर ही नहीं रहा, हमारी रायबरेली और अमेठी लोकसभा में कोई आदिवासी नहीं होता है, उनको वो रायबरेली और अमेठी में खोज रहे हैं। तो उनको अडानी में आज बीमा पॉलिसी खोज रहे हैं जो मिलने वाली नहीं है। अगर रायबरेली अमेठी में आदिवासी नहीं मिलता है तो अडानी में बीमा खोजेंगे। ये दिवा स्वप्न से अधिक कुछ नहीं हो सकता है। दिनेश जी, सिंचाई एक महत्वपूर्ण पार्ट है कृषि का। सिंचाई की स्थिति क्या है? चूंकि कुछ ऐसे इलाके भी, बुंदेलखंड, विंध्याचल, जहां पर अक्सर सिंचाई को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, अभी स्थितियां क्या हैं? और दूसरा ये कि नहरों की स्थिति क्या है? चूंकि जब नहरें ठीक ना हो तो फिर ट्यूबवेल पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिससे कि लागत भी किसानों की बढ़ती है। देखिए, हमारी नहरें पूरी क्षमता से चलाई जाती हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की नहरें कागज पे साफ होती थीं, आज भौतिक रूप से साफ होकर के उनमें पानी बह रहा है। एक कारण थोड़ा हो सकता है कि कम बारिश के कारण नदियों में पानी जब कम हो जाता है तो नहरों के संचालन में थोड़ी असुविधा होती जरूर है। लेकिन चाहे सिंचाई का जल हो, चाहे भूगर्भ जल हो और चाहे पेयजल हो, सबके क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन डबल इंजन की सरकारों ने किया है। आप सोच सकते हो, जिस बुंदेलखंड का आपने नाम लिया है, उस बुंदेलखंड में आज की तारीख में घर घर नल से जल दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले बुंदेलखंड एक एक बूंद के लिए तरस जाता था और आज बुंदेलखंड को हर घर को नल से जल दिया जा रहा है।
सिंचाई के इतने बड़े बड़े जलाशयों से नहरें निकाली जा रही हैं। नहरों के अलावा पाइप सेक्शन से भी हम नहर बना रहे हैं, जो जमीन के भीतर पाइप डाल करके और उससे नहर बनेंगी और फिर बड़ी नहरों को हम फीड करेंगे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि सिंचाई के पानी के लिए और पीने के पानी के लिए पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है और कहीं कोई राज्य के किसानों को असुविधा नहीं है। अभी कुछ समय पहले पेरू का डेलीगेशन आया था जिसने अच्छे आलू की उपज के लिए आपके साथ बातचीत भी की और फिर उसके बाद अच्छा आलू का निर्यात हो सके, अच्छी बीज बन सके, उसका एक तैयारी आप लोग कर रहे हैं। क्या है आखिर पेरू के साथ किस तरीके से तैयारी की जा रही है कि अनुसंधान केंद्र में अच्छी तरीके की आलू की निर्यात की जाए, अच्छे तरीके के बीज बनाए जा सके जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके? आपने दो चीजें जोड़ी, निर्यात और सीआईपी। देखिए, मुझे गर्व है कि ताज, आगरा की पहचान ताज से ज्यादा होती है, लेकिन कुछ दिन बाद आगरा की पहचान सीआईपी से होगी। जो हमने आलू का अनुसंधान केंद्र वहां स्थापित किया है, वो सीआईपी, यहां पर ज्यादा चिकित्सक लोग बैठे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, या तो मीडिया से जुड़े लोग होंगे, थोड़े बहुत किसान भी दोनों हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें से बहुत कम लोग होंगे जानते होंगे कि आलू की उत्पत्ति कहां से हुई। आलू साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है पेरू, उसकी राजधानी लीमा में आलू की उत्पत्ति होती है। पहली बार आलू देखा पाया गया लीमा में। वहां पर एक सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है, उसकी एक शाखा चाइना में है। दुनिया में तीसरी शाखा उत्तर प्रदेश की पावन भूमि आगरा में स्थापित हो रही है। ये हम राज्य के लिए गर्व का विषय है। और वो जो सीआईपी हम स्थापित कर रहे हैं, वो अकेले उत्तर प्रदेश के किसानों को अच्छे बीज देने का काम नहीं करेगा, वरन पूरे भारत नहीं, पूरे साउथ एशिया रीजन का अकेला वो संस्थान होगा जो पूरे साउथ एशिया को आलू का गुणवत्तापरक बीज, जो दुनिया की बाजारों में हमारा दबदबा कायम करेगा, कम्पीट करेगा दूसरे देशों के आलू को, ऐसा आलू हम लोग बनाने के लिए एक अनुसंधान खोल रहे हैं। तो मुझे गर्व है कि आपने जिसका उल्लेख किया वैसा संस्थान आगरा में है, जो दूसरी पहचान होगी। अभी मैं पेरू के लोग और कई देशों के लोग आए थे, एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें लगभग 27 देश दुनिया के शामिल हो रहे थे, उसमें मैं था। तो मुझे खुशी है कि आगरा में अब बहुत सारे इस तरह के किसान दुनिया भर के आएंगे जो आगरा से अच्छे आलू की चीजें लेकर के जाएंगे, अच्छे आलू की बूझ और तकनीक लेकर के जाएंगे। दिनेश जी, विदेशों में भारत के ऐसे उत्पाद जिनकी गुणवत्ता बेहतर है, तो कृषि के क्षेत्र में विदेशी व्यापार कैसा चल रहा है? दूसरा ये कि जेवर एयरपोर्ट जैसे जो प्रोजेक्ट हैं वो इसमें कितना ज्यादा लाभकारी साबित होंगे और कैसे? बहुत सही बात कही आपके माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं ये बात राज्य के किसानों तक जरूर पहुंचेगी। देखिए, हम दूसरे देशों में जब अपने उत्पाद को, जो हमारा सरप्लस उत्पाद होता है, जो अपने उपयोग से अधिक का उत्पाद होता है, उसको अगर हम दुनिया के बाजारों में ले जाते हैं तो निसंदेह हमारी वैल्यू एडिट हो जाती है। और चूंकि उत्तर प्रदेश लैंड लॉक्ड एरिया है, हमारे पास कोई समुद्री यातायात नहीं था अब तक, अभी तक नहीं है, तो जो लोग समुद्री रास्ते से अपनी उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचाते थे उनको किराया सस्ता पड़ता था। और जब हम एयरवेज से ले जाते हैं, अब तक तो जहां पर बैग जाता है वही उतना स्पेस जहाज में मिलता है हमको अपनी उपज को दुनिया की बाजारों तक ले जाने में, तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश के आम को रसिया पहुंचाना चाहें तो मास्को तक अगर हम ले जाते हैं तो 1 किलो आम दिल्ली से एरोफ्लोट के जहाज से 360 रुपए किलो हमको किराया चुकाना पड़ता है। और यही जब पाकिस्तान का आम किसी दूसरे देश में जाता है तो समुद्री रास्ते से, गल्फ कंट्रीज में वो अपनी छोटी छोटी जहाजों से समुद्र के रास्ते से पहुंचा देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का आम उतने सस्ते में नहीं पहुंच पाता। जेवर एयरपोर्ट जो आपने नाम लिया, इसके बन जाने के बाद
हम राज्य के किसानों की उपज को कार्गो जहाज से जो सीधे सीधे पूरी जहाज केवल हमारा आम लेकर के जाएंगे, मिर्च लेकर के जाएंगे, केला लेकर के जाएंगे, मूंगफली लेके जाएंगे, अगर ये हम लेके चले जाएंगे तो जो 360 रुपए किराया पड़ता था प्रति किलो का, वो 100 रुपए किराए में ही चला जाएगा, तो 260 रुपए हमारा फायदा होगा। तो जेवर एयरपोर्ट हमको हमारे राज्य की एक्सपोर्ट के लिए एकदम बहुत ही बहुमूल्य साबित होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। और जेवर एयरपोर्ट के पास मैं शीघ्र ही एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की स्थापना करने जा रहा हूं, जिससे किस देश को हमारी कौन सी उपज के लिए किस प्रकार के सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी, तो हम यहीं से सर्टिफाइड करके अपनी उपज को, कि हमको कोई देश हमारी उपज को वापस न करे, हम उसकी गुणवत्ता उसके मानक के अनुरूप सर्टिफिकेशन करके यहां से भेजेंगे। तो इतना वेल इक्विप्ड एक्सपोर्ट हमारा होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश आज की तारीख में एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ऊंचाइयों पर शीघ्र जाए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सर क्या कर रहे हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हमारे बाबा के पास 50 बीघे जमीन थी तो हमारे नाती के पास 2 बीघे बचेगी। ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन के अलावा कोई उचित विकल्प नहीं है। अगर 50 बीघे में हम पारंपरिक खेती करते हैं धान गेहूं, तो निश्चित तौर से हम कर सकते थे और हमारा काम भी चल सकता था उतने मूल्य में। लेकिन अब अगर कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज लेनी हो तो डाइवर्सिफिकेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमको मेडिसिनल वैल्यू की खेती करनी है। अगर हम 1 बीघे गेहूं पैदा करते हैं तो 40,000 का 1 एकड़ में होता है, लेकिन अगर हम 5 बिस्वा में हल्दी पैदा कर दे तो 1 एकड़ के बराबर 5 बिस्वा में हमको हल्दी मूल्य दे देती है। तो इस प्रकार हमको मेडिसिनल वैल्यू की खेती हो, चाहे स्पाइसेस की खेती हो, चाहे सब्जियों की खेती हो, चाहे फूलों की खेती हो, पारंपरिक खेती से हट करके हमको इस तरह की खेती जैसे करते हैं वैसे हमको मूल्य मिल जाता है। इस ओर में बड़ी तेजी से हमारी सरकार का प्रयास हो रहा है। मुझे खुशी है कि मैंने मिर्जापुर में सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस, और आज ही मैंने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। मिर्जापुर मैंने सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस स्ट्रॉबेरी का स्थापित करने जा रहे हैं। हम ललितपुर में खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहे हैं। हमने प्रयागराज में कोशिश जल्दी है कि हम ड्रैगन फ्रूट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करें। रायबरेली के शिवगढ़ में मैंने हनी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। तो ऐसे डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमारी सरकार बड़ी तेजी से प्रयास कर रही है कि लोगों का रुझान, जैसे आप मानते हैं, मैंने अभी बताया कि अगर पारंपरिक खेती धान गेहूं करते हैं तो 40,000 का धान और 40,000 का गेहूं 1 एकड़ में हो सकता है। लेकिन जब हापुड़ का किसान इसी राज्य का 1 एकड़ में 15 लाख रुपए का शिमला मिर्च काट रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन फायदे की चीज है कि नहीं चीज है। अगर उसी 1 एकड़ में मिर्जापुर का किसान 20 लाख रुपए की स्ट्रॉबेरी काट रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है कि नहीं फायदा। तो मैं आपके माध्यम से राज्य के किसानों से प्रार्थना करता हूं कि जिनके पास भी भूमि है, अगर 5 बीघे जमीन हो तो 2.5 बीघे में आप पारंपरिक खेती करो, लेकिन 2.5 बीघे में बदल करके अगर आप इस तरह की नगदी फसलें कैश क्रॉप की ओर अपने को डाइवर्ट कर लेंगे तो राज्य के किसानों की उपज अथवा भारत के प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने में हमारी सरकार का फायदा होगा। और हम बड़ी तेजी के साथ अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की OTD $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में उद्यान विभाग सहायक भी सिद्ध होगा। दिनेश जी, कहते हैं कि युवा भविष्य होता है, नींव भी होता है। युवाओं का ध्यान कृषि की तरफ आकर्षित हो, वो बेहतर कृषि के क्षेत्र में कर पाएं, अपने शहर में रहकर, अपने इलाके में रहकर उनको पलायन ना करना पड़े। क्या आपको लगता है कि संभावनाएं हैं युवाओं के लिए? बिल्कुल, खेती ही एक ऐसा साधन है जो पलायन को रोक सकता है। एक प्रवृत्ति तेजी से रुकी है, जो पढ़ लिख करके अगर कहीं मान लो उनको नौकरी और व्यवसाय में अवसर नहीं मिलते हैं तो बड़े शहरों की ओर चले जाते हैं, लेकिन अपने घर के खेत को छोड़ जाते हैं। अगर वो पलट के अपने खेत को देख लें तो बाहर नौकरी करने के बजाय अगर 1 बीघे का भी किसान होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसको किसी बड़े शहर में नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है।
हमारी राज्य की सरकार इतनी छूट दे रही है कि अपनी मिट्टी से उगी हुई किसी भी प्रकार की फसल को प्रसंस्कृत करके एक नई चीज बना करके रोजगार लेने के लिए हम 35% सब्सिडी देते हैं। बहुत ऐसे चीज है जिसमें हम 50% तक सब्सिडी देते हैं। इन्हीं राज्य के किसानों को दूसरे बड़े शहरों में जाने से रोकने के लिए हमारी सरकार बड़ी तेजी से ऐसी चीजों को लागू कर रही है कि आपको जाना न पड़े। अब मैं आपके माध्यम से फिर से राज्य के युवाओं से अपील करता हूं कि आपका खेत आपका इंतजार कर रहा है। आप बड़े शहरों की तरफ बिल्कुल मत देखिए। आपका खेत और आज उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के आपको आपके घर में बढ़िया उद्योग और बढ़िया खेती करने का अवसर देती है। और मैं कहता हूं, पहले तो कहावत होती थी, उत्तम खेती मध्यम बान। मतलब आप समझ सकते हो, खेती को सर्वोत्तम माना गया था। हो सकता है बीच के कालखंड में जब पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोगों ने हमारे देश पे राज किया तो खेती का महत्व, संस्कृति का महत्व घट गया। लेकिन जब से मोदी जी, योगी जी आए हैं, हमारी संस्कृति को और हमारी खेती को बड़ी तेजी से किसान देख रहा है और उम्मीद कर रहा है और अब अपने खेतों की ओर लौट करके खेती ही करेगा। पढ़ लिख करके जो किसान खेती करेगा वो और अच्छी खेती करेगा। आज की तारीख में किसान के बच्चों के हाथ में जो फोन है, ये ग्लोबली अपॉर्चुनिटी देता है कि किस देश में हमारी उपज का क्या भाव है। आप यहीं से बैठे बैठे, हम इन मंडियां हमारे यहां स्थापित हैं, आप अपनी उपज को घर में बैठ के दिखाओ, बाहर का खरीदार आपके पास पैसे लेकर के आपके घर आ जाएगा और आपकी उपज को ले जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब योगी जी, मोदी जी के राज में कोई पलायन करने वाला नहीं है। उसको अपने खेतों में ही उसको रोजगार और व्यवसाय दोनों चीजें मिल जा रही हैं। दिनेश जी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा कि राहुल गांधी संगठित करके नहीं चल पाते हैं लोगों को, लेकिन उनके ही संगठन का एक प्रोग्राम चल रहा है, संगठन सृजन अभियान, जिसमें सारे नेता एक साथ निकल रहे हैं। राहुल गांधी खुद निकल रहे हैं, जगह जगह एमपी का भी अभी वो दौरा कर रहे हैं। तो कैसे आखिर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से संगठित होगी, सृजित होगी और फिर से एक बार कांग्रेस खड़ी होगी? आपको क्या लगता है, संगठित हो पाएंगे ये लोग एक बार फिर से? देखिए, सांगठनिक क्षमता जिसके भीतर होगी, अभी हम आप सुन रहे थे, मेंकेश्वर शरण सिंह जी आपके ही इसमें बोल रहे थे और अजीत जी उनसे सवाल पूछ रहे थे। उस समय उन्होंने संगठन की बढ़िया व्यवस्था, उन्होंने बढ़िया बात रखी, बढ़िया व्याख्या की कि संगठन नेतृत्व के बगैर नहीं चल सकता। नेतृत्व की क्षमता किसके भीतर है? अजीत जी पूछ रहे थे कि कौन उनको नेता मानता है। क्या बिना नेता के कोई संगठन बन सकता है? तो जब कोई नेता ही नहीं तो संगठन कैसे बनेगा? वो तो परिवार है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो संगठन कहां से होगा? जो संगठन नहीं होगा तो संगठित कैसे होंगे? तो संगठन होना और संगठित होना अब गांधी परिवार के लिए टेढ़ी खीर है। जब उन्होंने संगठित कर लिया, जब देश में राज कर लिया, तब लोग गुण दोष पर कम लोग सोचने वाले होते थे। उनको गाय बछड़ा दिखाई पड़ा तो कूद गए, कोई ऑप्शन नहीं था। आज की तारीख में तो पग पग पर विकल्प तैयार खड़ा है। आप अगर अच्छा डिलीवर नहीं करते हो तो फला खड़े हैं, फला नहीं अच्छा करते तो फला खड़े हैं। तो इस आज के कॉम्पिटिटिव युग में मोदी जी को कम्पीट करना राहुल गांधी के और गांधी परिवार के बस का नहीं है। एक मेहनत, परिश्रम, तपस्या करके, त्याग करके जिसने इस देश को संगठित किया है, खड़ा किया है, और उनकी पीढ़ियों ने देश को तोड़ा है, देश को बांटा है। टुकड़ों टुकड़ों में देश को बांटने वाले लोग, देश के लोगों को बांटने वाले लोग खुद संगठित कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के भीतर कोई सांगठनिक क्षमता है, कोई नेतृत्व क्षमता है। किस्मत से वो गांधी परिवार के घर में जन्म ले लिए, इसके कारण उनको लोग मानते हैं, नेता मान लिए, कुछ लोग नेता मान लिए। बाकी जो लोग, जब उनकी पार्टी के आधे से अधिक सांसद हुआ करते थे, तब मोदी जी की पार्टी के कितने सांसद से पूरा देश जानता है। मेहनत, परिश्रम इसको कहते हैं कि परिश्रम से उन्होंने संगठित करके
और मैं एक चीज और आपके आज के माध्यम से कहना चाहता हूं, देखिए, कोई भी संगठन, कोई भी परिवार दो चीज से चलता है। अगर पिता की लाठी हो तो मां की ममता भी हो, पिता का भय भी हो तो मां की ममता भी हो। ये दोनों चीजें जब किसी के पास होती हैं तो चलता है। और मैं नहीं समझता कि मां का महत्व, पिता का महत्व, भाई का महत्व, बहन का महत्व, हमारा भारत भारतीय संस्कृति से जीता है और भारतीय संस्कृति के साथ मरता है। संस्कृति का महत्व, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा, सवाल उठाए गए, सवाल तो उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल कौन लोग उठाते हैं? जिनकी बहन और मां ने अपनी मांग में कभी एक चुटकी सिंदूर नहीं भरा, वो सिंदूर का मतलब कैसे जान सकते हैं, मुझे आप बताइए। जिसकी बहन की कलाई में कभी चूड़ी खनकी ही नहीं, तो वो राखी का महत्व कैसे जान सकती है, आप हमको बताइए। तो भारतीय संस्कार संस्कृति से चलने वाला देश भारतीय संस्कार संस्कृति के नेतृत्व को ही स्वीकार करेगा। गांधी परिवार जैसे लोग संस्कृति विहीन लोगों को चाहे जितना संगठित करने का प्रयास करें, आज का भारत उनके नेतृत्व में संगठित होने वाला नहीं। दिनेश जी, चूंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, मैं आखिर में एक और सवाल आपसे इसी से जुड़ा करना चाह रहा हूं। चूंकि अभी हमने देखा कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लगा दिया और उसमें सिंदूर का जिक्र किया। हम जब जवानों किसानों की बात करते हैं तो जवानों की बात स्वाभाविक है, होना लाजमी है, तो उसमें सेना का भी जिक्र समाजवादी पार्टी ने किया है और कहा कि आप लोग सेना का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उनके इस वक्तव्य को या उनकी इस राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? हर राजनीतिक दलों को अपने हिसाब से काम करने का उनके हमारे लोकतंत्र में छूट है। समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों के आधार पर आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के आधार पर बढ़ रही है। मैं अभी अभी सुन के बैठा हूं आपके ही इस कॉन्क्लेव में, भारत के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा कि अखिलेश जी, आप आज भी हो, कल भी हो, परसों ही आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ये सुना है मैंने अभी, आप हमको बताइए। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे लोग जिनके यहां लोकतंत्र नहीं है, ये पक्का है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आज की तारीख में हैं और कल कोई और होने वाला है, लेकिन अखिलेश यादव जी की पार्टी में अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही अगले होंगे, वही अगले होंगे, वही अगले होंगे। तो मैं नहीं समझता कि इन नीतियों को अब भारत और उत्तर प्रदेश महत्व देगा। एक्सीडेंटली कहीं किसी को लाभ हो जाए वो हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर किसी नीति को लाभ मिलेगा तो सबका साथ सबका विकास की नीति को ही लाभ मिलने वाला है और किसी को लाभ नहीं मिलेगा। दिनेश जी, हम उम्मीद करेंगे आप अपने विभाग से जुड़े जो भी विकास कार्य किसानों के लिए, प्रदेश के लिए कर रहे हैं, वो और बेहतर तरीके से कर पाए। हमारी शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद, आप इंडिया न्यूज के उत्तर प्रदेश हेल्थ कॉन्क्लेव में आए। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका। तो आपने देखा, दिनेश प्रताप सिंह जी ने खुलकर अपने विभाग से जुड़ी बातों को रखा, राजनीति की बात भी की है और इस मंच पर हेल्थ कॉन्क्लेव का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, जिसमें कुछ और हेल्थ प्रोफेशनल्स जुड़ेंगे और कुछ और प्रदेश के दिग्गजों की मौजूदगी इस मंच पर आप देखेंगे। आप दिनेश जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा आप मंच पर रहें और सभी दर्शकों से आग्रह आप लोग भी हमारे साथ बने रहें। एक बार आपके कॉन्क्लेव में जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र के पूरे राज्य के अतिथि आए हैं, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।